गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बोल बेटा। चलो गुड। चलो देखो, फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है बेटा। आवाज नहीं करो है ना, बहुत आवाज आ रही तुम लोगों की। फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 8 से 9 चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक बार सबसे पहले जो मैंने बेसिक में पहला लेक्चर लिखाया था ना, वहां पे मैंने सारे चैप्टर्स लिखवाए थे तुम लोगों को कि फिजिकल के कितने, इनऑर्गेनिक के कितने, ऑर्गेनिक के कितने। तो इनऑर्गेनिक के 3 चैप्टर हो चुके हैं, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, डीएनएफ। ये 3 मिला के ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चन आ जाएंगे और इनऑर्गेनिक के आते हैं टोटल 15 के आसपास। तो मेजोरिटी ऑफ द इनऑर्गेनिक हो गया अपना। एक मेन चैप्टर बचा है कोऑर्डिनेशन बस, ठीक है। अब फिजिकल का पहला चैप्टर चलेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटम की बहुत सारी चीजें तो अपन पढ़ के आ चुके हैं। बेसिक में पढ़ी है, पीरियोडिसिटी में पढ़ी है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, डीएनएफ में पढ़ा है, मतलब एटम तो पढ़ा है ना। और बेसिक में सबसे पहले 2 लेक्चर मैंने एटम के ही पढ़ाए थे तुम लोगों को पहले दिन। पहले वाले लेक्चर में बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है बहुत अच्छे से। तो एक बार वो लेक्चर या तो वापस देख लेना है, रिवाइज कर लेना, तो वहां से चीजें रिकॉल हो जाएगी, क्योंकि वहां बहुत अच्छे से टाइम दे के सिखाया था, ठीक है। और उसके बाद सेकंड लेक्चर पढ़ाया था बेसिक का सेकंड लेक्चर। उसमें था तुम्हारा एटम का एडवांस, कि एटम में शेल, सब शेल, ऑर्बिटल कैसे दिखेंगे, किसमें कितने शेल होते हैं, किसमें सब शेल होते हैं, उनका नाम क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। ठीक है, हाँ चलो। तो एटम का जो बेसिक चीजें थी ना, वो अपन उधर पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अब ये वाला जो चैप्टर है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये पूरा एज ए स्टोरी ही चलेगा, याद रखना। स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक एज ए स्टोरी के फॉर्म में पूरा चल रहा है। तो वो स्टोरी क्या है, मैं पहले कंटेंट्स लिख देता हूँ, ठीक है। फिर कंटेंट से तुम लोगों को समझा दूंगा कि पढ़ना किस ऑर्डर में। और वो जो ऑर्डर है वो अपनी स्टोरी है, कि पहले ये आया, इसके बाद ये आया, फिर ये आया, ठीक है। एक लाइन से ये पूरा सारा, ठीक है। तो कंटेंट्स मेरे साथ लिखना शुरू करो, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। कंटेंट्स लिख रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के कंटेंट अपन ने लिख लिए, ठीक है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कहां से होगा, देखो इसकी स्टोरी स्टार्ट कर लो। फॉर एग्जांपल 1800 से स्टार्ट कर लो, ठीक है। अपन आजाद हुए थे 1947 में, तो 1800 उसके भी बहुत पहले का है ना, मतलब 150 साल पहले, समझ गया ना। तो तब बहुत ज्यादा ऐसी कोई डिस्कवरी हुई नहीं होगी, सेल वगैरह की, माइक्रोस्कोप, इनकी डिस्कवरी तो 90s की है, 1980, कोई 1960 के आसपास, को 1930। तो 1800 तो उससे भी 100 साल पुरानी बात है ना। तो तब तो कुछ ऐसा बहुत ज्यादा डिस्कवरी किसी भी चीज की नहीं रही होगी, समझ गया ना। तो तब एटम वगैरह तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा क्या होता है, ठीक है। फिर सबसे पहले जिस बंदे ने कोई चीज दी है वो आया था, नाम क्या था उसका, वो थॉमसन नहीं, सबसे पहले एटम किस, डाल्टन, ठीक है चलो, हाँ वही, भूल जाता हूँ मैं, कोई बात नहीं। वो डाल्टन पुराना भी हो गया ना, इसीलिए। चलो इधर सारे है ना। तो देखो, अरे बेटा सुन लो यार, ठीक है। सबसे पहले कौन आया होगा, डाल्टन, मतलब वो आया नहीं होगा, 1800s की बात है, ठीक है। जब कुछ भी डिस्कवर इतना कुछ खास हुआ नहीं था साइंस के लेवल पे, ठीक है। तो सबसे पहले, बेटा आवाज नहीं करो, ठीक है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट ही था वो, ठीक है, हाँ। बैठा होगा ऐसे और बैठ के सोच रहा होगा कि हर चीज किस चीज से बनी है, ठीक है। तो उसने बहुत सोचा होगा कि कोई भी चीज किस चीज से बनी है, छोटे से छोटा। तो नॉर्मल कोई भी होगा तो ये ना कोई टुकड़ों से बनी होगी। एक चीज को 2 में तोड़ा, 2 को 4 में तोड़ा, जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा उसको जोड़ते जाऊंगा तो पूरी चीज बन जाएगी। ये एक बेसिक उसने लॉजिक लगाया। तो उसने डेफिनेशन यही दी थी कि स्मॉलेस्ट इनडिस्ट्रक्टेबल जो भी चीज है वो उस चीज से सारी चीज बनी है, और उस चीज को नाम दिया था उसने एटम। ये चीज समझ में आया, स्मॉलेस्ट इनडिस्ट्रक्टेबल, कि उससे और छोटा तुम नहीं तोड़ पाओगे किसी चीज को, ठीक है। तो उसने बोल दिया कि इससे छोटा और कुछ नहीं टूट रहा, तो इसके जैसे और बहुत सारे छोटे छोटे जोड़ते जाऊंगा तो कोई भी चीज बन जाएगी। तो सबसे पहले कौन साइंटिस्ट आया था इन सब के भी ऊपर, याद रखना है, ठीक है, जिसने सबसे पहले एटम का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। बस उसने ये बोल दिया था, जब वो अपने जैसे होगा थोड़ा, तो उसने ये चीज बता दी थी, हाँ उसने ये चीज बता दी थी कि हाँ हर चीज कहीं से बनती है, एटम से बनती है। और एटम है क्या, हर चीज का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है। उससे ज्यादा उसको नहीं तोड़ पाओगे, उसके लेवल पे उसने इतना बता दिया था। एक बेसिक कोई भी सोचता तो यही बताता, क्लियर है। फिर उसके बाद उसको ये नहीं पता था कि एटम, अभी तो अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं,
लेकिन उस टाइम उसको कुछ नहीं पता ना, उसने बोला कि बस सबसे जो छोटी चीज़ है, अब वो चाहे पेज का टुकड़ा ही ले लो, बहुत छोटा सा माइन्यूट फाइबर, ठीक है, ये उससे बनी है सारी चीज़ें, हर चीज़ का छोटा टुकड़ा उससे एटम बना है, ठीक है। अब उसके बाद धीरे धीरे फिर जब और डिस्कवरी या साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं अलग अलग, ठीक है, तो सबसे पहले 1-2 एक्सपेरिमेंट हुए हैं। देखो डायरेक्टली तो कोई भी एटम का स्ट्रक्चर नहीं दे पाएगा। डाल्टन ने बोला एटम, तो दूसरा साइंटिस्ट आके ये नहीं बोल देगा सीधा कि हाँ एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, कोई जादू तो है नहीं कि मन से दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले डाल्टन ने क्या बोला, उसने बोला कि ये होता है जिससे सारी चीज़ें बनी हैं, इतना बोला। उसको नहीं पता इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर जो भी चीज़ है पहले तो वो डिस्कवर हुई नहीं ना, तब तक पहले वो डिस्कवर होगी धीरे धीरे। तो कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो उनको कुछ एक्सपेरिमेंट से बेटा सुनो, सबसे पहले अपन यही पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ सबसे पहले, फिर प्रोटॉन हुआ होगा धीरे धीरे, फिर न्यूट्रॉन हुआ होगा। तो जब ये 3 चीज़ें बन गई ऐसा कि हाँ ये है, तो फिर उनका अरेंजमेंट की बात हुई होगी कि ये अरेंज कैसे हैं, समझ गए ना। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ सब एटमिक पार्टिकल, एटम के भी अंदर है ना, तो सब एटमिक, तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे। जब ये डिस्कवर हो चुके होंगे उसके बाद साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया होगा ना कि ये चीज़ अरेंज कैसे एटम के अंदर, कि इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, समझ में आ गया, लेकिन कैसे, तीनों साथ में ऐसे गुच्छे में बंधे हुए हैं, दूर दूर हैं, ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज्ड है, कैसे, इलेक्ट्रॉन सेंटर में है, न्यूट्रॉन घूम रहा है, क्या हो रहा है। तो फिर उन्होंने इस चीज़ में दिमाग लगाया होगा कि हाँ हो कैसे रहा है, ठीक है। पहले सब एटमिक पार्टिकल डिस्कवर हुआ। सबसे पहले तो एक आदमी आया था डाल्टन, उसने बोला एक गोला है जिससे सारी चीज़ बनती है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लेकिन वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कैसे बना है कुछ पता नहीं था उसको, बस उसने एक ही स्टेटमेंट दिया था जो बताया, ठीक है। सब एटमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए होंगे धीरे धीरे, फिर सब एटमिक पार्टिकल का अरेंजमेंट करना पड़ा होगा ना, तो वो अरेंजमेंट के लिए एटमिक मॉडल आया कि इन सब एटमिक से एटम बना कैसे, ठीक है। तो इनका अरेंजमेंट ही है ना, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वही बताया अलग अलग एटम के मॉडल्स ने। कुछ बोल रहे थे कि ऐसे प्रोटॉन फैले हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, कुछ ने कुछ और तरीके से बोला, क्लियर है। क्योंकि ये अपने इसमें भी बोला जाता है ना कि अभी तो अपन ये मानते हैं कि सन सेंटर में अर्थ रिवॉल्व कर रही है, पहले मानते थे कि अर्थ सेंटर में और बाकी सब रिवॉल्व कर रहे हैं, कुछ थ्योरीज ऐसा भी मानती है। तो वैसे ही एटम के अलग अलग मॉडल दिए हैं अलग अलग लोगों ने। तो पहला आया था जे थॉमसन, उसने अपना मॉडल रखा, फिर अगला आया था रदरफोर्ड, उसने अपना मॉडल रखा, फिर रदरफोर्ड के ही मॉडल को आगे एक्सटेंड किया बोर ने, ठीक है। रदरफोर्ड के देखो ये तो एकदम ही गलत था, लेकिन रदरफोर्ड सही था, लेकिन उसके में और भी चीजें ऐड किसने की, बोर वाले ने, ठीक है। तो ये यहाँ तक बोर का एटम पहुंच गया कि ठीक है, बोर ने एग्जैक्ट जो अपन अभी पढ़ते हैं उतना बता दिया था कि यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, फिर सेंटर न्यूक्लियस में सेंटर, मतलब इन दोनों ने मिलके कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है, न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये सब चीज़ें यहाँ तक आ चुकी थी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हुई। उसके बाद फिर ये टर्मिनोलॉजीज तो मैंने लिख दिया है, कोई डिस्कवरी की उसमें नहीं है, और धीरे धीरे फिर बताते गए थे कि एटम पता लगा कि एटम क्या होता है, फिर देखा उन्होंने अलग अलग एटम में किसी का वेट सेम जा रहा है, किसी के इलेक्ट्रॉन सेम जा रहे हैं, किसी के न्यूट्रॉन सेम जा रहे हैं, तो उनको अलग अलग नाम देते गए, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोस्टर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो ऐसे 4-5 टर्मिनोलॉजीज है, आइसोडाइपर्स। तो ये अपने को टर्मिनोलॉजीज पढ़नी, जो कि एटम डिस्कवर हुआ होगा उसके बाद ही ये टर्मिनोलॉजी आई होगी ना। मैंने बोला आइसोबार या आइसोटॉप्स जो भी है, ठीक है। तो आइसोटोप का मतलब क्या है, एटमिक नंबर सेम लेकिन मास डिफरेंट, तो उसके लिए मास के लिए न्यूक्लियस की डिस्कवरी तो जरूरी है ना, बिना उसकी डिस्कवरी के तो ये चीज़ आएगी नहीं। तो धीरे धीरे फिर नए नए टर्म्स को मतलब बनाते गए कि हाँ अगर 2 एटम में ये चीज़ सेम है तो इसको ये बोल देते हैं, 2 एटम में ये चीज़ सेम है तो इसको ये बोल देते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये चीज़ें आई, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद अभी अपना एटम कैसा दिख रहा है अपने को, सेंटर में प्लस है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे, ऐसा दिख रहा है, बोर ने जो बताया है उसके हिसाब से, क्लियर है। उसके बाद धीरे एक और आया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब देखो अभी ये बोलते हैं ना धीरे धीरे सारी चीज़ें क्वांटम मैकेनिक्स पे शिफ्ट हो रही है, पहले मैकेनिकल थी अब क्वांटम पे चीज़ें आ रही है धीरे धीरे। तो क्वांटम क्या बोलता है कि हर चीज़ एनर्जी से बनी है या वेव से, कोई पूरा यूनिवर्स को एनर्जी मानता है कि हर चीज़ एनर्जी से शिफ्ट हो रही है, ये वाली चीज़ है, ठीक है। इसमें तुम लोगों ने वो सुना है बटरफ्लाई इफेक्ट, कभी सुनाओ, नहीं सुना। बटरफ्लाई इफेक्ट ये बोलता है कि यूनिवर्स में कोई भी एंड पे थोड़ी सी भी हलचल हुई उसका इफेक्ट दूसरे एंड पे पड़ेगा। तो उसका है कि बटरफ्लाई ने अगर विंग ऐसे भी किया ना तो उसकी वजह से हो सकता है कहीं बारिश हो जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, हाँ ठीक है, ये होता है बटरफ्लाई इफेक्ट।
अपोजिट साइड नहीं, मतलब हर चीज का कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। कि कोई भी चीज थोड़ी सी भी हिली है ना अपनी पोजीशन से, तो वेव शिफ्ट होगी। उस वेव के शिफ्ट होने की वजह से पूरे यूनिवर्स में वेव शिफ्ट होगी, क्योंकि वेव खत्म तो होगी नहीं, एक बार क्रिएट हुई तो कहीं तो जाएगी। तो वो जो वेव जा रही है वो कहीं भी यूनिवर्स में कोई दूसरे काम करवा सकती है, ठीक है। तो ये बोला था बटरफ्लाई इफेक्ट होता है ऐसा, कि बटरफ्लाई के पंख की वजह से कहीं भी लंदन, वैसे एग्जांपल ये सुना था कि लंदन में बारिश हो सकती है अगर यहाँ एक बटरफ्लाई उड़ रही तो, ये रीजन भी हो सकता है, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स ने ऐसा एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलता है, हर चीज क्या है, वेव है। लेकिन अभी तक इन लोगों ने क्या बोला, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, वो घूम रहे हैं, ऐसी चीजें अभी आ रही है। लेकिन जैसे ही आया प्लैंक क्वांटम, इसने तो पूरा एटम को ही गायब कर दिया ना एकदम, ऐसा कि सारी चीजें क्या है, वेव है। तो इसने बोला कि वो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो पार्टिकल नहीं है, वो वेव है, ठीक है। तो उससे अपन ये पढ़ेंगे कि वेव है तो फिर फोटोन आता है, फोटोन की एनर्जी होती है, फिर उससे इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ये सारी चीजें, ठीक है। हाँ, ये पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसी में आता है ना, PEE बोलते हैं उसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये इसमें पढ़ेंगे। वेव है तो समझ गए इतना, ठीक है। फिर अब पार्टिकल वाली चीजें भी अपने को पता लग गई, एटम कैसा दिखता है, वेव वाले ने भी थोड़ा बहुत कुछ बताया, ठीक है, सबसे पहले आया तो, ठीक है। अब उसके बाद आता है स्पेक्ट्रम। देखो कोई भी वेव है तो वेव कहीं ना कहीं स्पेक्ट्रम क्रिएट करती है ना। जैसे मैं बोलता हूँ ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करूंगा तो 7 अलग अलग कलर निकलेंगे ना। तो 7 अलग अलग कलर है क्या, ये जो व्हाइट लाइट थी ये अलग अलग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी से मिलके बनी थी। जैसे ही प्रिज्म में आई वो सारी फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ सेपरेट हो गई, तो अलग अलग शो हो रही है मुझे व्हाइट कुछ भी पेपर पे। तो कोई विबजॉर्ज जो कलर अपन पढ़ते हैं कि हर का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है 11th? बस बेटा आ रहा है, ठीक है चलो। तो स्पेक्ट्रम ने क्या बताया, इशू को आगे बढ़ाया ना। पहली बार इसने क्या बोला था, चीजें वेव के फॉर्म में, अब वो वेव के फॉर्म वाली चीज को इसने थोड़ा और आगे बढ़ा दिया कि ठीक है अगर वेव है तो वेव कहीं ना कहीं किस फ्रीक्वेंसी की है, किस वेवलेंथ की है, ये सारी चीजें फिर इन लोगों ने बताई स्पेक्ट्रम वाले ने। मतलब वैसे इसी का काम था जो भी है, बट स्पेक्ट्रम वाले ने वही कलर बताया कि हाँ ठीक है कि इलेक्ट्रॉन मान लो इस रिंग से इस रिंग में जंप कर रहा है तो एनर्जी अब्जॉर्ब करके गया होगा, फिर आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, तो वेव के फॉर्म में वो एनर्जी निकलती है। तो वो सारी चीजें किसका था, स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम के बाद एक आता है सोमरफेल्ड एक्सटेंशन। इसने बस ये बताया था कि ये जो रिंग्स है ना, रिंग्स में से पहली रिंग गोल होती है, बाकी सब ओवल होती है, ये काम था इसका, ठीक है। पहली रिंग जो होती है न्यूक्लियस के पास में जिसमें पहले के 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो स्फेरिकल होती है, बाकी सारी ओवल होती है, यह ठीक है, समझ गया ना, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा और उसको एक्सटेंड करके बताई थी कि चीजें हैं कैसे। समझ में आ रहा है एज स्टोरी क्या चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक वेव पार्टिकल सब चीजें हो गई अच्छे से, ठीक है। अब आता है बहुत प्रॉपर वेव मैकेनिक्स मॉडल। ये अपने को इतना ज्यादा कुछ काम का है नहीं, बस इसमें एक आता है श्रोडिंगर इक्वेशन। इक्वेशन भी याद नहीं करना है, बस देख लेना है कि कैसे दिखती है, ठीक है। तो इसमें 2 चीजें आएगी, पहले कि डी ब्रोगली ने कुछ चीजें समझाई वेव के हिसाब से, और हाइजेनबर्ग ने कुछ चीजें बताई अपनी, ठीक है। हाइजेनबर्ग ने वही कि हाँ एक पार्टिकल एक टाइम पे तुम मोमेंटम वेलोसिटी दोनों नहीं पता कर पाओगे, ये सब चीजें। और डी ब्रोगली वेवलेंथ, पूरा नाम यही है ना उसका, तो डी ब्रोगली ने वेवलेंथ वाले ने अपने लैम्डा और क्या बोलते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में बताया कि वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ का क्या टर्म है। तो ये चीजें इन्हें बताई वेव वाले ने, तो वेव मैकेनिक्स मॉडल ने थोड़ा और ढंग से समझाया, ठीक है, उसी चीज को। उसके बाद आता है वही वेव मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन आती है, और उसके बाद ऑर्बिटल का अरेंजमेंट जो अपन ने पढ़ा ना SPDF, उसमें इलेक्ट्रॉन मैंने बोला कि हाँ S में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं, P में ऐसे, तो वो एग्जैक्ट उनके शेप होते कहाँ है, कैसे होते हैं, मतलब अगर उस पर प्लॉट करूँ XYZ प्लेन पे तो किस एक्सिस के बीच में होंगे, तो वो सब यहाँ बना के पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। अब इतना सारा हो गया, पार्टिकल देख लिया, वेव के फॉर्म में देख लिया, एटम को सारी चीजें इन्होंने बता दी, स्टेबल हो गया एटम, सब चीजें हैं, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि ठीक है एटम बन गया और इलेक्ट्रॉन भी वो रिंग में घूम रहे हैं। अब रिंग को जूम करना शुरू किया इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन रिंग में एग्जैक्ट कहाँ घूम रहे हैं, तो उस चीज के लिए इन्होंने दिया क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर में 4 क्वांटम नंबर आएंगे तुम लोगों को, वो चारों क्वांटम नंबर बताएंगे कि एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन घूम कहाँ रहे हैं। पहला बताएगा कि कौन से रिंग में घूम रहे हैं, दूसरा बताएगा कौन से सबशेल में घूम रहे हैं, तीसरा बताएगा वो सबशेल के कौन से डब्बे में है, और चौथा बताएगा वो डब्बे में सीधे घूम रहे हैं कि उल्टे घूम रहे हैं। ये चीज समझ में आई सभी को, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। पहले अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो ये चीजें क्लिक हो रही होगी।
जब पूरा पढ़ लोगे तो ये चीज बहुत अच्छे से आ जाएगी कि क्या बोल रहा हूँ मैं इतनी देर से खड़ा होकर। ठीक है, तो क्वांटम नंबर कितने 4 है, वो क्या बताएंगे, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बताएंगे है कहाँ। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन तो इन्होंने बता दी कि हाँ इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है, कैसा होता है, मतलब कहाँ पे रहेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग का ऑर्डर वो वापस पढ़ना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होंगे। मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है तो वो कहाँ रखाएगा, या मान लो 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे रखाएंगे और कहाँ रखाएंगे। तो उसके लिए फिर अगला आया कि रूल्स बताए, तो 3 रूल होते हैं, अबाउ रूल, पॉलिश और हुंड्स। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कौन से रिंग में, कौन से सबशेल में, कौन सा ऑर्बिटल में, कैसे सीधे या उल्टे कैसे रखाएंगे, और एक डब्बे में कितने आ पाते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो फाइनली अपना एक इस गोले से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट तक स्टोरी तो चल रही है, धीरे 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 साल बाय साल थोड़े थोड़े नए साइंटिस्ट आते गए, डिस्कवरी होती गई, और फाइनली जो एटम अपन आज पढ़ते हैं वो अपने को पता है। हो सकता है आगे कोई आए और वो इसमें कोई शिफ्ट करे तो वो और ऐड हो जाएगा कि इन्होंने पार्टिकल बोला, वेव बोला, अरेंजमेंट दिया, आगे हो सकता है कोई एक और सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो जाए। अभी तो 3 बताया ना अपने को, ये इन 3 के अलावा भी और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा अगर डिस्कवर होते हैं तो उनकी वजह से इन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है आईफोन में। ठीक है, ये सारी चीज। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ नहीं इसका नहीं है, वो अलग है, मतलब इसमें एक टॉपिक आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो पढ़ते हैं, इसके अंदर एक सब टॉपिक है। ठीक है, चलो ये समझ में आया पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है। नहीं काट नहीं दिया जाएगा, वो बोलेंगे पढ़ो लेकिन ये गलत है। अभी रिसेंट वाला ये है, यही होता है, ये सब भी तो गलत ही थे। ये 100 साल बाद इतना याद क्यों करेंगे अपन, इतने तो डेवलप हो जाएंगे ना, एआई आ जाएगा तो। उसका सुना है ना वो ब्रेन वाली चिप इलॉन मस्क की, तो बस अगर इतना एआई डेवलप हो जाएगा तो ये रटने की क्या जरूरत है, जितना इंफॉर्मेशन गूगल पे है वो विद इन सेकेंड दिमाग में आ जाएगा, उससे आगे कुछ करने के लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ड्यूअल नेचर ये रहा ना, हाँ डी ब्रोगली ने बताया ना, वेव पार्टिकल ड्यूअल नेचर इसी में आएगा। ठीक है, चलो इतना समझ में आया सभी को, पढ़ना क्या है। अब अपन स्टार्ट करेंगे डाल्टन से, पहले एक पॉइंट लिखेंगे डाल्टन का, उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ेंगे, ये मॉडल्स, और यहां तक आज पढ़ना है। ठीक है, इतना ये समझाने में टाइम लगा, अब ये फटाफट में समझा देता हूँ। क्लियर है? चलो यार अब करूं बेटा, फोटो क्लिक कर लो इसका एक। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले बोर्ड में मैं तुम लोगों को चीजें समझा दूंगा, एक रफ में आइडिया कि हाँ है कैसे। ठीक है, उसके बाद फिर थ्योरेटिकल पॉइंट लिख के और समझ लेंगे पॉइंट्स। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहली चीज स्टार्ट कहाँ से हुई होगी, इधर देखते जाना। ठीक है, सबसे पहले कौन आया है? ठीक है, ये सब चीजें पढ़ चुके हैं कि इसने क्या बोला था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, है ना, यही है ना। विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। क्लियर है? या फिर इसको बोलते हैं इनडिस्ट्रक्टेबल। इनडिस्ट्रक्टेबल स्ट्रक्चर। बस ये 2 पॉइंट डाल्टन ने बोले थे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोला था इसने। ठीक है, इससे ज्यादा और क्या ही बोलता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मतलब कुछ डिस्कवर हुआ ही नहीं तो और क्या ही बताता, ये बता पाया बस। ठीक है, फिर डाल्टन के बाद धीरे धीरे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ है। ठीक है, तो वो पढ़ना है अपने को। सबसे पहला क्या है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई। ठीक है, ये समझते जाओ साथ साथ में, उसके बाद थ्योरेटिकल में अलग से लिखवा दूंगा। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए साइंटिस्ट लोगों की लैब में एक इंस्ट्रूमेंट रहा होगा। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, या जो भी है, कैथोड रे ट्यूब तो क्या ही है, बट एक ट्यूब थी। ठीक है,
तो बेटा इधर देखो, ये कैथोड होगा एनोड होगा, कुछ भी ले सकता हूँ मैं, इधर उधर राइट लेफ्ट कुछ भी, ठीक है। कैथोड कैसा चार्ज होता है, इधर देखो, कैटायन कैसा होता है, पॉजिटिव। कैथोड कैसा होगा, ठीक है। एनायन कैसा होता है, तो एनोड कैसा होगा, ठीक है। याद रखना आप, इसी से याद रखना, डायरेक्टली याद रखने जाओगे कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो अपने को कैटायन एनायन तो याद रह जाते हैं कि कैटायन पॉजिटिव एनायन नेगेटिव, जस्ट उसका उल्टा है कैथोड और एनोड, उन पे जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, भूलना नहीं है, क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है जैसे तुम लोगों को है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, हाँ इसमें कैथोड एनोड यहाँ पे यही ले रहे हैं, हाँ ठीक है। वो फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चीजें अलग होती है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं है, यहाँ पे यही रहेगी, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं है, ठीक है। चलो इधर देखो, ये बैटरी होगी, ठीक है, ये की, ये बेसिक फर्जीवाड़ा, ठीक है। कैथोड एनोड बना लिया अपन ने। अब ये जो ट्यूब है ना, ठीक है, ये ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है, ये ग्लास ट्यूब हो गया। ये वैक्यूम पंप, क्लियर है, कुछ चीज समझ में आई, ठीक है। देखो कभी भी कोई भी कंटेनर में तुमको दूं खाली, फॉर एग्जांपल मैंने बॉटल का ढक्कन खोल के तुमको दे दिया, तो बॉटल खाली है भरी है, अभी भरी हुई है, ठीक है, याद रखना। मैंने बोला है कि बॉटल का ढक्कन खोल के अगर मैंने तुम लोगों को दे दिया, तो बॉटल अभी खाली है कि भरी है, भरी है एयर से, ठीक है। तो उसको चाहे बंद करके दूं या खोल के दूं, एयर पहले की भी होगी, बंद कर रखा है तो, और ओपन कर दिया है तो फुल ऊपर पूरा एयर भर गई होगी, थोड़ी बहुत भी अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा तो, ठीक है। तो या फिर कोई भी खाली कंटेनर, एक बाल्टी रख दी, तो बाल्टी भले उसमें कुछ भी ऐसे भरा हुआ नहीं है पानी, मतलब जो अपने को दिख रहा है वो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एयर फिर भी फिल्ड है उसमें, समझ में आया। तो कोई, अब मान लो मैंने एक ग्लास ट्यूब ली, तो इस ग्लास ट्यूब में एयर होगी ना पहले की, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेरे को एयर हटानी पड़ेगी, तो मैंने क्या किया, एक वैक्यूम पंप लगाया है यहाँ पे, ठीक है। ये एक वैक्यूम पंप लगाया, इससे मैंने क्या हो गया, हाँ, इससे मैंने सारी एयर जो भी इसके अंदर थी वो बाहर कर दी, तो अब ये खाली हुआ, पहले नहीं था, और पूरा खाली नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इसको एटलीस्ट कुछ मिनिमम प्रेशर तक रखना है। जैसे मान लो मैंने जब वैक्यूम नहीं लगाया था, तो इसके अंदर एयर के बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे गोले बहुत सारे, ठीक है। अब वो पार्टिकल इन इधर उधर टकरा के प्रेशर लगा रहे होंगे ना, ठीक है। तो अभी नॉर्मल एयर का प्रेशर लग रहा होगा जो भी 1 एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, जब ये ओपन होगा कहीं से, ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है। लेकिन जब मैंने बोला कि वैक्यूम पंप से मैंने कुछ एयर रिमूव कर दी है, तो पार्टिकल का नंबर कम हो गया ना। मान लो जब नॉर्मल बाहर से कनेक्टेड था तो 100 पार्टिकल थे एयर के, और वैक्यूम पंप लगा दिया, उसके बाद मान लो 10 बचे या 8 बचे, तो बहुत कम प्रेशर हो गया ना। तो इसका प्रेशर जो लेते हैं ना, इसके अंदर जो एयर का प्रेशर रहता है, ठीक है, वो रहता है 10⁻³ अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। और प्रेशर की यूनिट क्या लिखेंगे, एटमॉस्फेयर तो नहीं लिखता वो कुछ, ठीक है, इतना याद रखो, 10⁻³ ATM, ठीक है, ठीक है। इसके लिए पहले एक काम करो, कुछ चीजें समझो यार तुम। देखो एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है पता है तुम लोगों को, ठीक है, हाँ वो तो ठीक है, होता क्या है, वो होता क्या है पोटेंशियल, ये पूछ रहा हूँ मैं। किस चीज की, चलो इधर देखो, सुनो, अगर मान लो मैंने एक कुछ चीज इधर रखी है चार्ज की, एक कोई चीज इधर रखी है चार्ज वाली, ठीक है, दोनों पे अपोजिट चार्ज पे, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, ठीक है, और बोला दोनों को एक बैटरी या कोई सर्किट से कनेक्ट कर दिया है मैंने, तो इन दोनों के बीच में तो अभी एयर है ना, वायर लगाता तो पूरा सर्किट फ्लो करता, अभी वायर नहीं लगाया तो बीच में से सर्किट टूटा हुआ है, इतना समझ में आया, ठीक है। अब ये सर्किट टूटा हुआ है और इसमें एयर कभी भी कंडक्टर नहीं होती, अपने को पता है,
एयर वॉज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, ठीक है। अब मान लो जब मैं बैटरी पे चार्ज बढ़ाते जाऊंगा या फिर जब मैंने इसको प्लग इन किया और जैसे बटन दबाया, इस पे प्लस और इस पे माइनस बहुत बढ़ता जाएगा। देखो प्लस माइनस से ही अपोजिट में ऐसे जो भी डायरेक्शन में जाएगा अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इनके बीच में अभी गैप है तो वो इकट्ठा होता जाएगा ना, एक साइड प्लस इकट्ठा होता जाएगा बहुत सारा, एक साइड माइनस इकट्ठा होता जाएगा बहुत सारा, लेकिन बीच में कोई कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है तो यही इकट्ठा रहेगा। तो मान लो जितना ज्यादा मैं करंट दूंगा इस बैटरी से उतना ज्यादा प्लस और माइनस यहाँ इकट्ठा होगा, तो इनका जो गैप है प्लस और माइनस का वो बढ़ता जाएगा ना। जैसे जैसे करंट बढ़ाते जाऊंगा इस साइड प्लस बहुत 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 इकट्ठा होता जाएगा, इस साइड माइनस बहुत ज्यादा इकट्ठा होगा, तो जो इनका गैप है समझ गया ना प्लस और माइनस का, उसको बोलते हैं डिफरेंस। अब ये जो करंट मैं पास कर रहा हूँ इसको बोला है वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज का डिफरेंस कि इस साइड बहुत ज्यादा प्लस में वोल्टेज, इस साइड बहुत ज्यादा माइनस में वोल्टेज। तो अब ये कोशिश तो करेगा ना कौन सा प्लस वाला माइनस को खींचने की, ये समझ में आता है, प्लस वाला माइनस को खींचने की कोशिश करेगा। तो अंदर यहाँ पे क्या है, एयर के पार्टिकल्स है, तो एयर तो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये चीज समझ में आ रही है ना कि मान लो दो ऐसे हैं, एक साइड बहुत ज्यादा प्लस हो गया, एक साइड बहुत ज्यादा माइनस हो गया, बीच में क्या थे, एयर के पार्टिकल थे बहुत सारे, जिसमें से मैंने बोला कि वैक्यूम से मैंने रिमूव तो कर दिए लेकिन फिर भी कुछ रखे हैं, कुछ बचे हैं, ठीक है। अब कोई भी एयर का पार्टिकल, मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट रिंग के इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास, ठीक है। तो आउटर मोस्ट में यहाँ पे क्या फील्ड है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सभी पे इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ खिंचाएंगे, प्लस की साइड। बहुत ज्यादा प्लस आ जाएगा तो खींच लेगा ना इलेक्ट्रॉन को। तो जब मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, उधर, ये इलेक्ट्रॉन उधर खिंचा जाएंगे। तो अब ये क्या बन जाएगा फाइनली, मतलब देखो दो ऐसे, अब ये क्या कुछ पार्टिकल कैसे बन जाएंगे, प्लस, ठीक है, बाकी तो वैसे ही है जो भी है, समझ में आ रहा है ये। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो ये प्लस बन गए, तो प्लस वाला किधर खिंचाएगा, इधर। इतना समझ में आया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो ट्यूब थी ना इसके अंदर एयर का प्रेशर कम किया पहले तो, ठीक है, और एयर का प्रेशर कम करने के बाद जो पार्टिकल बचे हैं वो आयनाइज हो गए, ठीक है। उनमें क्या हुआ कि इतने ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड खिंचाने लगे इधर, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, प्लस चार्ज सारे एटम पे, और वो प्लस चार्ज इधर खिंचाने लगेंगे, यह समझ में। तो उन्होंने फिर उनका जो भी लैब में है, तो उन्होंने जब देखा उस चीज को और फिर एक्सपेरिमेंट्स किए कि हाँ कैसे, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रखी इधर तो डेविएशन ये वो बहुत सारी चीजें देखी, ठीक है। तो फिर उन्होंने देखा कि इस साइड जो जा रहे हैं पॉजिटिव की साइड, वो एक अलग रे थी, रेस के फॉर्म में जा रहे हैं सीधे सीधे, इलेक्ट्रॉन निकला खिंचाया, निकला खिंचाया, समझ गए। तो इधर जो खिंचा रहे हैं ये एक अलग रेस है, तो इनको उन्होंने बोल दिया कैथोड रेस, जो उस साइड खिंचा रही है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन वाले को क्या बोला, कैथोड रेस, क्योंकि कैटाइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो कैथोड क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव की रेस है ना, तो क्या बोला उन्होंने, कैथोड रेस। और जो उसके बाद जो बचा और वो जो इधर खिंचा रहा है उसको क्या बोल दिया, एनोड रेस। समझ में आया क्या है, ठीक है। तो वो क्या हो गई, कैथोड रेस, और ये क्या हो जाएगी, एनोड रेस, ठीक है। अब ये दो एक्सपेरिमेंट उन्होंने अलग अलग किए। पहले थोड़ा देखो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नहीं था, एयर निकाली जो बची गैसेस है, उससे पहला एक्सपेरिमेंट किया 10⁻³ तक में, ठीक है, कैथोड रे वाला। उसके बाद जब थोड़ा और उसमें फिर चीज़ें और ज़्यादा एयर निकाली तो और पार्टिकल कम हो गए। उसके बाद फिर वापस से एक बार और एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने और फिर ढंग से चीज़ें देखी तो उनको दिखा कि हाँ इधर भी कुछ पार्टिकल है जो जा रहे हैं। समझ में आई ये चीज़, नहीं आई, कोई डाउट? बात करने की वजह इधर ध्यान दे लिया होता है ना। चलो तो ये समझ गए ना, कोई एटम होगा उसका इलेक्ट्रॉन इधर खिंचा रहा है, प्रोटॉन इधर खिंचा रहा है, तो हो तो सारी चीजें साइमल्टेनियसली एक साथ ही रही है। ऐसा नहीं बोलोगे कि कैथोड में सिर्फ कैथोड रेज ही निकल रही है, एनोड में सिर्फ एनोड रेज ही निकल रही है, दोनों चीजें साथ में हो रही होगी ना। कोई एटम आयनाइज हुआ तो इलेक्ट्रॉन इधर खिंचा गया, प्लस बना तो वो इधर खिंचा गया, तो अगर ये इधर और ये इधर तो करंट का फ्लो फिर बन जाएगा ना। ये जो रेज है ये तुमको दिखने लगेगी कि जो पार्टिकल इधर जा रहे हैं ना, जैसे होता है ना लाइट बंद करके फ्लोरोसेंट कुछ चीज रखी, तो इन्होंने देखा कि अब
कुछ चीज इधर उधर अगर हो भी रही होगी तो उसको कैसे पता किया, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक शीट लगाई, ठीक है, नहीं वेडनएफ नहीं, यहाँ पे कोई दूसरी शीट थी, वो वेडनएफ तो रदरफोर्ड में बताया गया, लेकिन यहाँ कुछ बोला नहीं ऐसा, बस ये बोला है कि ल्यूमिनेसेंट शीट लगा दी है, ठीक है, ऐसी शीट जिसपे अगर इलेक्ट्रॉन आगे टकराएगा तो तुमको दिखेगा कि हाँ यहाँ कुछ कलर चेंज हुआ है या यहाँ एकदम से चमका है कोई चीज। तो जैसे इलेक्ट्रॉन जहां जहां इस पे टकरा रहे होंगे उनको दिखा कि हाँ कुछ चीजें चमक रही है, क्लियर है। तो ऐसी शीट उन्होंने इधर भी लगाई होगी, इधर भी लगाई होगी। तो पहले जब एक्सपेरिमेंट किया और इधर लगाई तो देखा कि हाँ इधर भी कुछ पार्टिकल आ रहे हैं, अगले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने वही शीट इधर लगाई तो देखा हाँ इधर भी कुछ पार्टिकल आ रहे हैं। ये समझ में आया कुछ, दोनों साइड एक साथ लगाते तो भी दिख जाता, लेकिन पहले उन्होंने, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंटिस्ट, ट्राई करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने पहले एक शीट इधर लगाई, पूरा सेटअप जमाया और अच्छा खासा वोल्टेज क्रिएट किया। तो कुछ पार्टिकल पहले उनको यहाँ पे टकराते हुए दिखे तो उन्होंने बोला हाँ कुछ चीज ऐसी है जो उधर जा रही है, ठीक है, और पॉजिटिव की साइड जा रही है तो नेगेटिव ही आ रहा होगा, तो उनको बोल दिया कैथोड रेस, ठीक है। और कैथोड रेस से क्या पता लगा, जो पॉजिटिव की साइड नेगेटिव आ रहा होगा तो उन्होंने उस चीज को नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, नाम दे दिया है, कुछ भी नाम दे सकता था लेकिन नाम इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वही मान रहे अपन, क्लियर है। फिर अगले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, थोड़ी और एयर बाहर करी और शीट अपोजिट साइड लगा दी, समझ गए ना। अगले एक्सपेरिमेंट में क्या किया, शीट किधर लगा दी उन्होंने, इधर, तो इधर उन्होंने देखा कि हाँ इधर भी चमक रहे हैं, समझ में आया ना, चमक उधर भी रहते चमक इधर भी रहे, लेकिन इस साइड कौन सा नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव पे कौन सी चीज आ सकती है, पॉजिटिव। तो ये पता लगा कि इधर पॉजिटिव की वजह से चमक रहे हैं, इधर नेगेटिव की वजह से चमक रहे हैं, तो दोनों रीजन अलग है ना। भले शीट्स दोनों साइड चमकती हुई दिख रही है लेकिन दोनों अलग अलग होगा, सेम होता तो एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव तो सेम दोनों साइड नहीं जाएगा ना कोई भी, ठीक है। तो इस साइड जो आ रहा होगा वो क्या हो गया अपना एनोड रेज, और इसको क्या बोल दिया, प्रोटॉन, ठीक है। अब ये कोई अलग से प्लस चार्ज नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दो एटम लेता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे जो गैस फील्ड थी, एक बार मैंने बोला वो नाइट्रोजन है, एक बार मैंने बोला हाइड्रोजन है। तो अगर हाइड्रोजन लेता हूँ तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, ठीक है, एटम है ना, मॉलिक्यूल नहीं है वो, मैंने लिख दिया है बट क्लियर है, हाइड्रोजन के एटम है ऐसे अलग अलग बहुत सारे, ठीक है, गैस में। तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन तो जीरो हो गया ना, तो बचा क्या, सिर्फ प्रोटॉन। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन उधर पहुंच गया, एक प्रोटॉन इधर पहुंच गया। तो हाइड्रोजन के केस में वो बात बोलना सही है कि हाँ इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है और जो इधर आ रहा है वो प्रोटॉन है। लेकिन अगर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन लिया मैंने, या ऑक्सीजन कुछ भी दूसरा एटम अदर देन हाइड्रोजन कुछ भी ले लूं, तो उसमें तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो आउटर मोस्ट रिंग के इलेक्ट्रॉन में से चलो बहुत वोल्टेज होगा तो 2-3 खिंचा जाएंगे, सारे तो नहीं खिंचाएंगे ना अंदर तक की रिंग के, ठीक है। तो मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन उस साइड चले गया तो फिर भी इसके पास बाकी के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, लेकिन कंपैरेटिव प्लस चार्ज आ जाता है ना किसी पे भी एक इलेक्ट्रॉन निकलने पे, तो वो खिंचाएगा ज्यादा किस साइड, प्लस की साइड। लेकिन उसमें ये नहीं बोलोगे कि सिर्फ प्रोटॉन है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है। ये चीज समझ में आई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। तो एनोड रेज जो है, देखो कैथोड रेज तो क्या है, प्योर इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कैथोड रेज। लेकिन एनोड रेज प्रोटॉन है क्या, हमेशा नहीं है। अगर हाइड्रोजन लूंगा तो मैं बोल सकता हूं कि एनोड रेज क्या है, प्रोटॉन है। लेकिन हाइड्रोजन के अलावा कोई भी अदर गैस अंदर लेता हूं यहाँ पे तो एनोड रेज प्रोटॉन नहीं है, वो एक एटम है पूरा, बस पॉजिटिव चार्ज के साथ है इसीलिए खिंचा रहा है। ये चीज समझ में आई सभी को। लेकिन ये तो पता लगा था ना कि इलेक्ट्रॉन निकलने पे पॉजिटिव, मतलब कुछ एक चीज गायब हुई तो कोई दूसरी चीज क्रिएट हुई होगी, तो उसकी वजह से चीजें इधर आ रही है। क्योंकि एक चीज ये भी बोला था कि एटम जो होता है इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल होता है, तो अगर एक कोई चीज निकली होगी तो उसका अपोजिट कुछ पोल क्रिएट हुआ होगा, वो अपोजिट पोल इधर आ रहा होगा। इतना समझ में आया सभी को, ठीक है। तो ये था अपना कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट जिससे क्या डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन। ये था अपना एनोड रे का एक्सपेरिमेंट जिससे क्या डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया था, जब मास नापा था, कोई भी एटम का मास जब नापा था ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद, तो उनको दिखा कि नहीं, अगर एक एटम में मान लो इतने इलेक्ट्रॉन इतने प्रोटॉन है तो दोनों का सम करके मास सेम नहीं आ रहा है। कुछ आया समझ में, नहीं आया। एक इलेक्ट्रॉन में मान लो फॉर एग्जांपल उसका मास है कुछ जो भी है 12 ग्राम, ठीक है, 12 ग्राम नहीं, AMU, हाँ ग्राम में तो रही होता है, ठीक है। जितने भी पीरियोडिक टेबल में मास लिखे सारे एटॉमिक मास यूनिट में लिखे हैं, AMU, ठीक है।
तो मान लो किसी एटम का मास आ रहा है 12 AMU, तो उसको जब मैंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलाया, जोड़ा, तो 12 नहीं आ रहा था, कुछ कम पड़ रहा था। तो उन्होंने बोला कि यार जो मास हमने नापा है वेइंग मशीन में, जो भी उनके सेटअप्स होंगे, वो मास कुछ और आ रहा है, और इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होने चाहिए उनको सम करने पे कुछ और आ रहा है, और कुछ और मतलब कमी आ रही है। तो उन्होंने बोला कुछ ऐसी और चीज़ है एटम के अंदर जो मिसिंग है, जो इसमें नहीं शो हुई है, इन एक्सपेरिमेंट में शो नहीं हुई है, ऐसी और भी कोई चीज़ है। समझ में आ रहा है कुछ? पक्का? पीछे वाला समझ में आ रहा है कि ऐसे ही तोते उड़े हैं? ठीक है, चलो। तो इन्होंने दो चीजें पहले ही बोल दी थी कि एटम कैसा है बेटा, न्यूट्रल है, ठीक है, और उसका जो मास है वो फिक्स है। मतलब मास अपने को जब एक्सपेरिमेंट से किया इन्होंने, तो एक्सपेरिमेंटल मास ज्यादा आया था, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जोड़ा तो वो इससे थोड़ा कम पड़ रहा था। तो इन्होंने बोला कुछ और चीजें जो मास में कंट्रीब्यूट कर रही है, और वो फिर बाद में जाके डिस्कवर हुआ तो वो न्यूट्रॉन निकला, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज था नहीं। तो चार्ज नहीं था तो वो ना इधर खिंचाएगा ना इधर, मतलब खिंचाएगा वैसे इधर, क्योंकि न्यूक्लियस के साथ ही रहता है ना, लेकिन वो उस चार्ज की वजह से नहीं खिंचा रहा, खिंचा तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से रहा था, उस पर तो न्यूट्रल चार्ज था। तो वो डिस्कवर नहीं कर पाए थे यहाँ पे कि हाँ न्यूट्रॉन जैसा भी कुछ होता है, वो बाद में पता लगा था। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रॉन वाली चीज़ है ये डिस्कवर कैसे हुई है, सारे एक साथ समझा रहा हूँ, फिर लिखवा दूंगा मैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ समझ में आया, प्रोटॉन कैसे हुआ होगा, दोनों ऑलमोस्ट साथ साथ में हुए होंगे थोड़े थोड़े। ठीक है, फिर न्यूट्रॉन यहाँ पे नहीं हो पाया क्योंकि उसको चार्ज लेस था, ये तो चार्ज की बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन था ना, खींचा जरूर वो इधर रहा होगा लेकिन दिख तो नहीं रहा आंखों से कि न्यूक्लियस के साथ ही होता है न्यूट्रॉन होता है, अब पता है अपने को, तब नहीं पता था ना। तो उन्होंने बोला पॉजिटिव इधर खिंचा रहा, नेगेटिव उधर खिंचा रहा, बात खत्म, इतना ही होता है एटम के अंदर। फिर बाद में वेट जब नापा तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव का जब सम किया उससे ज़्यादा आ रहा था। तो जो गैप है, उन्होंने बोला कुछ तो गैप है, मतलब कुछ मिसिंग है एटम में जो अपन नहीं डिस्कवर कर पाए। फिर धीरे धीरे और दूसरे साइंटिस्ट आएंगे, उन्होंने फिर बताया था कि नहीं हाँ न्यूट्रॉन भी होता है, चैडविक ने आया था। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई होगी, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है ना, वो हीलियम प्लस का न्यूक्लियस रेडिएट करता है। हीलियम प्लस का न्यूक्लियस का मतलब खुद से हीलियम नहीं निकालता। ठीक है, हीलियम क्या होता है, हाइड्रोजन के बाद आता है। ठीक है, हीलियम का वेट कितना होता है 4, और नंबर कितना होता है 2। ठीक है, और हीलियम प्लस 2 बोला है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए ना उससे, तो इसका वेट तो उतना ही रहेगा ना अभी भी 4, मतलब इलेक्ट्रॉन तो 0 हो गए, बट समझ गए चीज क्या बोल रहा हूं मैं। नॉर्मल हीलियम के एटम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2। ठीक है, मास कितना होता है 4, इतना क्लियर है। लेकिन इसने जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीके होता है ना, ये पढ़ते हैं रेडियो एक्टिव रखा रखा ही डीके होता रहता है, उसकी हाफ लाइफ होती है कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये चीज पढ़ी है ना थोड़ी, कोई भी जैसे रेडियम हो गया, ठीक है, या पोलोनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, तो जो एटम बॉम्ब में यूज किए जाते हैं वो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही होते हैं। तो ये एक फैक्ट है, बोलते हैं कि एटम बॉम्ब के फटने से जितना नुकसान नहीं होता ना, उसके आफ्टर कॉजेज उतने ज्यादा होते हैं कि वो फटेगा। हाँ, हिरोशिमा नागासाकी वो अभी तक इफेक्ट कर रहा है, फटा तो बहुत टाइम पहले था, उससे जितने मरने होंगे मर गए, लेकिन उसके बाद जितनी पीढ़ियां आई होगी उनकी, उन सबको दिक्कत हुई। तो एटम बम के फटने से जितना नुकसान नहीं होता, उससे ज्यादा पूरी जनरेशन खराब कर देता है वो, आगे की पूरी जीन्स में ही चेंज कर देता है। क्लियर है? तो एटम बम के अंदर होता क्या है, कोई ना कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही होता है। ठीक है, अब वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब फटेगा तो दूर दूर तक बिखर जाएगा ना, बहुत दूर तक, तो उसकी पूरी मिट्टी में वो रेडियो एक्टिविटी फैल जाएगी। तो वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के इंसान जानवर जितने भी है, वो उस रेडिएशन से अफेक्ट हो रहे होंगे, और रेडिएशन पक्का तुम्हारी बॉडी में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उनको अफेक्ट करेगा। क्लियर है? तो जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा रखे ही उसमें से रेज निकलती रहती है। जैसे मैंने आयरन रखा तो आयरन में से कोई रेज वेज नहीं निकल रही है कि आयरन टूट नहीं रहा खुद से रखा रखा, समझ में आना। लेकिन कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट टूटता है, हाफ लाइफ होती है कि वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा टाइम के साथ। ठीक है, तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते जाता है, और एक टाइम पे कितने 2 हीलियम प्लस, ऐसा बोलते हैं कि हीलियम प्लस इतना चीजें रिमूव होती है कि 4 मास रिमूव होता है और 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम प्लस 2 का ये रिमूव होता है एटम। क्लियर है? तो जब ये वाली चीज पोलोनियम करके एक एटम का उन्होंने एक्सपेरिमेंट लिया था कि पोलोनियम लिया, पोलोनियम से जब उन्होंने देखा कि
उसका मास जब गिना पोलोनियम का, ठीक है, तो पोलोनियम का मास इज इक्वल टू बाद में जो पोलोनियम बना प्लस हीलियम का मास। कुछ आया समझ में? पोलोनियम लिया, पोलोनियम थोड़ा बहुत टूटा होगा तो कुछ तो पोलोनियम बचे ही होगा, लेकिन उससे हीलियम प्लस 2 भी तो रिमूव हो रहा है ना। तो जो इसका मास और चार्ज होना चाहिए वो इन दोनों का सम होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से फिर डिस्कवर हुआ कि न्यूट्रॉन वाली चीज रहती है, क्योंकि मास तो जो इसका था वो यहाँ दोनों का मिला के, लेकिन चार्ज इस पे ही रहता है बस, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है, इसका इज इक्वल टू इन दोनों का सम। तो इधर एक चीज ही इनको एक्स्ट्रा मिली थी, न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और वो तो पता ही था पहले से कि हाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कितना क्या गड़बड़ होगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज गड़बड़ में जा रही थी, हाँ क्योंकि वो हीलियम को अपने अंदर से बाहर रिमूव करता है, मतलब हीलियम को नहीं, उतने प्रोटॉन और उतने हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर जो कंटेंट है ना उतना अपने अंदर से रिमूव करते रहता है। तो उस कंटेंट में न्यूक्लियस के बराबर बोला ना, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होता है, तो उतने न्यूट्रॉन भी वो बाहर एमिट कर रहा होगा ना। तो ओरिजिनल पोलोनियम में जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे उतने बाद में जो उसने रिमूव किया प्लस जो बचा है दोनों के सम के बराबर आने चाहिए। LHF इक्वल टू RHF, जितना अगर ये चीज टूट के 2 में बट रही है तो वो 2 का सम यही तो है। तो वही फिर इन्होंने जब मैच किया तो न्यूट्रॉन अलग से एक पार्टिकल मिला था कि हाँ ये है जो एक्स्ट्रा वेट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये चीज थी वो। तो यहाँ से न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, चैडविक ने किया था एक्सपेरिमेंट पे ज्यादा क्वेश्चन कभी आते नहीं है ऐसे कि हाँ कौन पूछ रहा है क्या, बस कैथोड रे का थोड़ा बहुत कभी पूछ लेता है, वरना बाकी किसी का नहीं पूछता, ठीक है। अब यहाँ से इन्होंने चार्ज निकाला, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन बेटा, हाँ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से उन्होंने पार्टिकल डिस्कवर कर लिया, लेकिन जब इसका चार्ज डिस्कवर करने की बात आई तो वो था मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसके जस्ट बाद हुआ था, है ना, मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, हाँ मुलिकन स्केल वो अलग थी, ठीक है। तो मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ये था, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इसने अपनी एक स्केल दी थी। कोई भी साइंटिस्ट ने कोशिश किया है जहां तक हाथ पैर मार सकता, सबसे ज्यादा हाथ पैर मारे न्यूटन ने, हर जगह, लेकिन वो अपन पढ़ते हैं ना, अपने यहाँ एक जगह आता है पीई में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, हाँ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आता है अपने को बस, उसके अलावा हर जगह न्यूटन आता है, ऑलमोस्ट पूरी 11th में न्यूटन भरा हुआ है, ऐसा मैकेनिक्स में तो पूरे में ही है शुरू से आखिरी तक। हाँ वो तो शुरुआती थे ना, फादर थे, ऐसा, ठीक है। तो कैथोड रे से क्या पार्टिकल डिस्कवर हो गया, उस पार्टिकल पे चार्ज कितना है कैसे डिस्कवर हुआ, पूछे तो मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, क्लियर है, ठीक है। वैसे ही प्रोटॉन का भी हुआ होगा, अब इसका चार्ज कैसे डिस्कवर हुआ कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है, पार्टिकल डिस्कवर हुआ, चार्ज बस लिख देना, ठीक है। तो 2 चीजें अपने को इन एक्सपेरिमेंट से मिलती गई, कैथोड रे से जो भी मिला क्या चार्ज मिला, उसका मास मिला, प्रोटॉन से भी उसका चार्ज मिला, उसका मास मिला, ठीक है। तो एक चीज होती है चार्ज बाय मास का रेशियो, ये अपन निकाल सकते हैं ना अगर चार्ज मिल गया और मास मिल गया तो, ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो स्पेसिफिक चार्ज इनका आएगा। फिर न्यूट्रॉन का भी चार्ज मिला, मास मिला, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है, ठीक है, न्यूट्रॉन का भी चार्ज मिला होगा और मास मिला होगा, तो न्यूट्रॉन का E/m कितना आएगा, E मतलब चार्ज है, वो Q/m लिख लूँ ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो चार्ज ही 0 है तो नीचे मास लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, पूरे 0 आएगा वो। तो न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज 0 होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कुछ कुछ होता है, क्लियर है, समझ में आया, क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर इन दो में बेटा इधर देखो, सुनो इधर सारे, एक और पॉइंट है, कैथोड रे और एनोड रे का एक्सपेरिमेंट हुआ है। मान लो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन गैस लूं या फिर ऑक्सीजन लूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन से भी रिमूव होगा, ऑक्सीजन से भी होगा, तो इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है ना बस कैथोड की साइड। तो इसमें गैस के इंडिपेंडेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि कैथोड रे जो है वो गैस के इंडिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, वो तो कोई भी गैस से निकल के जा सकते हैं इधर, लेकिन इसमें गैस पे डिपेंडेंट है। हाइड्रोजन गैस ली तो सिर्फ उसका न्यूक्लियस जा पाएगा, ऑक्सीजन गैस ली तो ऑक्सीजन का एटम जा रहा है, नाइट्रोजन गैस ली तो नाइट्रोजन का एटम जा रहा है, तो इसमें गैस पे डिपेंड करता है ना,
कि कितने पार्टिकल जा पाएंगे कितने नहीं जाएंगे, उसका मास ज़्यादा होगा तो उसके हिसाब से खिंचाएगा। समझ में आया ये चीज़? लेकिन इनसे तो एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है और हर इलेक्ट्रॉन का मास सेम होता है। तो मान लो इस एटम से एक रिमूव है, इससे एक, तो इलेक्ट्रॉन ही खिंचा रहे हैं ना। तो इसमें गैस के इंडिपेंडेंट है, इस वाले में क्या है, गैस के इंडिपेंडेंट है कि गैस पे डिपेंड नहीं करता कि इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है। कैथोड रेस गैस पे डिपेंड नहीं करती, कोई सी भी गैस ले लो कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे। यहाँ पे गैस पे डिपेंड करती है चीजें। हाँ एनोड वाले में करेगी ना, समझ गए ना क्यों कर रही है? तो यही क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन चार्ज और मास पूछेगा इलेक्ट्रॉन का, दूसरा प्रोटॉन का चार्ज या मास पूछेगा, तीसरा न्यूट्रॉन का चार्ज या मास पूछेगा, ई बाय एम पूछेगा तीनों के, ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज ई बाय एम इसका इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, तीनों के ई बाय एम पूछेगा। उसके बाद गैस का पूछता है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट गैस पे डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है। ये बस, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं यहाँ से तुम्हारा। तो अपने सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो गए ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, समझ में आया ना? ठीक है, अब ये जब सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो गए, बेटा बात नहीं, सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो गए, अब इनसे अगले जो साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या बोला, अब इनसे एटम बन कैसे रहा है, इनसे एटम बना कैसे होगा। इनने तो बोल दिया इलेक्ट्रॉन खिंचा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ था, बीच में था, बाहर था, साथ में थे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वहां से अलग हो रहा है कैसे। तो उसके फिर एटॉमिक मॉडल आएंगे। अब इतना समझ गए। अब अपन इसकी थ्योरी लिख लेते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल वाली, फिर आएंगे एटम के उन पे थ्योरीज पे। क्लियर? चलो, ये कुछ नोट करना है तो फटाफट कर लो, मतलब फोटो ले लो, नोट नहीं करो।